प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर इस सेशन में स्वागत है। इस सेशन से हम नया अध्याय 9 परिमेय संख्याएं प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने संख्याओं का अध्ययन जब प्रारंभ किया था तो हमारे आसपास की जो संख्याएं हैं उनको गिनना प्रारंभ किया था। अर्थात जैसे आपके पास में 2 कबूतर बैठे हैं तो आप उनको गिनेंगे 1 और 2 करके। आपके सामने से 10 गाड़ियां गुजर रही हैं तो आप उनको 1 से लेकर 10 तक गिनेंगे। तो इस तरह की संख्याओं को हम गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। अब फिर बाद में हमने क्या किया कि प्राकृत संख्याओं में हमने 0 को भी सम्मिलित कर लिया। जब हमने प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया तो वे कहलाई पूर्ण संख्याएं, अर्थात 0 से प्रारंभ होने वाली 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक अपरिमित रूप तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाई। इसके बाद हम पहुंचे पूर्णांक संख्याओं पर। पूर्णांक संख्याओं में हमने क्या किया, प्राकृत संख्याएं शामिल करी और उनके ऋणात्मक भाग भी शामिल किए और 0 को भी शामिल किया। अर्थात पूर्ण संख्याओं के और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक भाग मिलकर कहलाए हमारे पूर्णांक संख्याएं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0 और फिर धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5। ये भी ऐसे अनंत तक दोनों तरफ जाते हैं। बाईं तरफ ऋणात्मक अनंत तक, दाईं तरफ धनात्मक भी अनंत तक। तो इस प्रकार हमने संख्या पद्धति में प्राकृत संख्याओं से पूर्ण संख्याओं तक और पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं तक विस्तृत अध्ययन किया है और हम कर भी चुके हैं। अब हम उसके बाद भिन्नों का परिचय कराया हमने, जिसमें अंश और बटा हर लिखते हैं हम। अर्थात बटे के ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और बटे के नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। जहां अंश 0 हो सकता है या कोई एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जबकि हर एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और हमने भिन्नों का अध्ययन किया। अब इस अध्याय में हम संख्या पद्धति को और भी आगे तक अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। इस अध्याय में हम परिमेय संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो अभी हमने सुना उसे हम परिभाषाओं के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं अर्थात गणना करने के कार्य में प्रयोग आने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो 1 से प्रारंभ होती हैं वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं। जैसे इनको लिख सकते हैं हम, गणना करने वाली संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होंगी। 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगी अनंत तक। इसी प्रकार दूसरी हमारी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, हम प्राकृत संख्याओं को तो शामिल करते ही हैं, साथ में इसमें हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या एक कहलाती है। तो आपने अभी यहाँ पे देख लिया कि अगर प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4 में हम 0 को भी शामिल कर दें, अर्थात यहाँ पे 0 लिख दें, तो जो प्राप्त संख्याएं होंगी वो कहलाएंगी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलेंगी। अगली है हमारी पूर्णांक संख्याएं।
तो पूर्णांक संख्याओं को देख लीजिए हम किस तरह परिभाषित करते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान भी शामिल कर लें तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका अध्ययन हम आपको ध्यान होगा अध्याय 1 जो हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था पूर्णांक संख्याओं का। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं इसी कक्षा 7 में हम, जिसमें हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी, इनका योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन संक्रिया पढ़ी थी। तो पूर्णांक संख्याओं को देख कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान कीजिए, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान अर्थात अनंत से शुरू होंगी, ये भी -4, -3, -2, -1, 0 और फिर इधर आएंगी धनात्मक संख्याएं। तो इस तरह से प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इनको हम परिभाषित कर सकते हैं और इन्हीं के आधार पर हम इन तीनों में अंतर भी बता सकते हैं। तो हम देखेंगे अगली में कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और उन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके लिए हम उदाहरण का उपयोग करते हैं कि यदि हमें एक स्थान के दाईं ओर जाना है 5 किलोमीटर की दूरी को, उसको हम 5 से व्यक्त करें, और अगर हमें बाईं ओर जाना है तो उससे हम व्यक्त करते हैं -5 से। तो इसमें देखेंगे कि हमें अंतर क्या हुआ कि जब हम बाईं ओर गए तो हमने उसको -5 किलोमीटर लिखा, जब दाईं ओर गए तो उसे हमने लिखा 5 किलोमीटर। ऐसे ही यदि आपको 150 रुपए का लाभ हो रहा है तो आप उसे +150 लिखते हैं, और 150 रुपए की अगर हानि हो रही है तो आप उसे लिखते हैं -150। तो इस प्रकार की अनेक स्थितियां होती हैं जिनमें हमारे भिन्नात्मक संख्याएं या भिन्न संख्याएं हमसे जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे समुद्र तल से ऊपर 750 मीटर की ऊंचाई को हम लिख सकते हैं 3/4 किलोमीटर, क्योंकि 750 मीटर है और इसको अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो हमको इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, अर्थात 750 बटे 1000 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/4 किलोमीटर। और इसी तरह से हम बोलते हैं कि समुद्र तल से नीचे 750 मीटर की गहराई, जब हम नीचे जा रहे हैं तो अर्थात ऋणात्मक, और समुद्र तल से ऊपर जा रहे हैं तो अर्थात धनात्मक। तो 750 मीटर की गहराई को हम निरूपित करेंगे -3/4 से। तो इस प्रकार से -3/4 जो हमारी संख्या है वो न तो एक पूर्णांक संख्या मानी जाती है, न एक भिन्न संख्या मानी जाती है। ऐसी संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए ही हमें परिमेय संख्याओं के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो परिमेय संख्या जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है, परिमेय की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। आप सभी जानते हैं कि अनुपात को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो, और परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, अर्थात अनुपात से उत्पन्न हुई संख्याएं कहलाती हैं रेशनल नंबर। साधारण भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे 3:2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, 5:7 को हम 5/7 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार परिमेय संख्या को जब हम परिभाषित करेंगे तो हम लिखेंगे कि ऐसे दो पूर्णांक p और q जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाती है परिमेय संख्याएं, जहां पर q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा है। आइए अब हम इसे अपनी कॉपी में लिखते हैं।
तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप जानते ही हैं कि ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं, तथा Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं परिमेय संख्याओं के, 2/3, 5/-7, -5/7, 9, 0/1, -7/-11 आदि। ये सब परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि देखिए इनमें किसी में धनात्मक पूर्णांक है, किसी में ऋणात्मक पूर्णांक है, किसी में अंश अर्थात P की जगह पर 0 है, लेकिन Q की जगह पर देखिए कहीं पे भी शून्य नहीं है। ये इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम लिख सकते हैं 1, तो फिर ये बन जाएगी परिमेय संख्या। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं की परिभाषा भी हमने यहाँ पर लिख ली है और इनके उदाहरण भी लिख लिए हैं। इनको आप बहुत ध्यान से रखिए, ताकि ये आपको जब अंतर करें आप प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में और परिमेय संख्याओं में, तो आपको उनके अंतर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आए। तो परिमेय संख्या लिखने का हमारा एक सूत्र बन गया P/Q। यहाँ पर हम P और Q का मान पूर्णांक संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हम P को बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। आइए अब परिमेय संख्याओं पर आधारित हम कुछ सवाल हल करेंगे। तो अब हमको ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जिनमें से प्रत्येक का अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो अंश तो होना चाहिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और हर एक धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए हम किस तरह से ये 5 संख्याएं लिखेंगे परिमेय संख्याएं। P/Q हमारा सूत्र होता है परिमेय संख्या का। तो अंश होना चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात -2/3, -5/7, -3/2, -17/21 और 5 उदाहरण पूछे हैं, 5 परिमेय संख्याएं पूछी है, 4 हो चुकी हैं। 5वीं आप अपने आप लिखेंगे, जिसमें अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा और हर एक धनात्मक पूर्णांक। इसी प्रकार फिर एक अगला पूछा है जिसमें अंश एक धनात्मक पूर्णांक और जो हर है वो होना चाहिए एक ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात जो पहला भाग है उसका ठीक विपरीत हमको इसमें लिखना है। तो अंश धनात्मक है तो देखिए क्या होगा, 3/-,
-5 -4/-9, 11/-13, 19/-5। इस तरह से देखिए इन सब में अंश धनात्मक है और हर एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इसमें भी पांचवा पूर्णांक आप अपने आप लिखेंगे जिसमें ये स्थिति होनी चाहिए। जो इसका सी भाग है उसमें हमको लिखना है कि अंश और हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो। अंश और हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, अर्थात अंश में भी हमको ऋणात्मक लेना है और हर भी हमको लेना है ऋणात्मक। तो देखिए ये कैसे होगा। तो -4/-9, तो देखिए दोनों ऋणात्मक हैं। -5/-19, -31/-13, -47/-23। तो इस तरह से इसमें अंश और हर दोनों ऋणात्मक है। इसका भी जो पांचवा भाग है, पांचवा जो संख्या है वो आपको अपने आप लिखनी है। और अंतिम है हमारा जिसमें अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो। सबसे आसान, उसमें आपको माइनस का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अंश और हर दोनों हमको लेने हैं धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक सबसे आसान, आप चाहें तो इसको आप सब अपने आप भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं आप वो भी लिख सकते हैं। 5/7, 11/17, 19/31, 17/5। ऐसे ही इसका भी पांचवा भाग आप अपने आप लिखेंगे। तो हमने ये देखा कि विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याएं जिसमें ऋणात्मक बटा धनात्मक, धनात्मक बटा ऋणात्मक, ऋणात्मक बटा ऋणात्मक और धनात्मक बटा धनात्मक। तो आइए अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो परिमेय संख्याएं होती है हमारे दो प्रकार की, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्याएं मतलब वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश व हर दोनों ही धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, वे धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें धनात्मक परिमेय संख्याओं में अंश भी धनात्मक होता है और हर भी धनात्मक होता है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि धनात्मक के साथ साथ वो ऋणात्मक भी हो सकता है, अर्थात दोनों पूर्णांक अंश और हर ऋणात्मक भी होंगे तो भी वो क्या कहलाएगी, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो देखिए इसका उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे 5/7, 11/5, ये तो आपको दिख रही है धनात्मक परिमेय संख्याएं क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक है।
अब अगर हमारे पास है -3/-5 और -11/-13, ये भी क्या कहलाएंगे? धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक ही नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि देखिए ये जो माइनस है, इस माइनस से क्या होगा? कट जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -3/-5, इसको हम हल कर रहे हैं तो हमने क्या किया? देखिए यहाँ पर लिख दिया 3 में लिख दिया 5 और इसको -1 को हमने कर दिया अलग। तो माइनस से माइनस क्या होता है? जब अंश और हर में होता है वो कट जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास बचेगा 3/5। तो इस तरह से जब अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं या अंश और हर दोनों ऋणात्मक होते हैं तो वो कहलाती है धनात्मक परिमेय संख्याएं। दूसरे प्रकार की परिमेय संख्या होती है हमारे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो देखिए इसको कैसे परिभाषित करते हैं? वे परिमेय संख्याएं जिनमें या तो अंश अथवा हर में से एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, वे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए या तो अंश होना चाहिए ऋणात्मक या हर होना चाहिए ऋणात्मक, तभी वो कहलाएगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसके भी हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे -2/11, -13/5, ये तो देखिए अंश दोनों में ऋणात्मक है और हर है धनात्मक। इसी प्रकार 15/-29, 17/-37 आदि। तो शुरू के जो 2 उदाहरण हमने लिए उनमें तो अंश ऋणात्मक है और बाद के जो उदाहरण लिए उसमें हर ऋणात्मक है। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं के हमने प्रकार पढ़े, 2 धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। उनकी परिभाषाएं भी हमने लिख ली और उदाहरण भी समझ लिए। तो अब आपको इनमें कोई भी अगर अंतर पूछे या पहचान करना पूछे कि बताइए कि कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है या कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो अब हमको कुछ परिमेय संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं और इनमें से हमको छांटना है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक अथवा ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी धनात्मक है कौन सी ऋणात्मक। अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी और उदाहरण भी देखे थे, उसी के आधार पर हमको इनमें से छांट के लिखना है। तो देखिए सबसे पहले है -2/3, अर्थात इसमें अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक, तो ये कहलाएगी हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या -2/3। अब हमारे दूसरा है 5/7, इसमें अंश भी धनात्मक है हर भी धनात्मक है, तो ये कहलाएगी धनात्मक परिमेय संख्या। तीसरा देखिए 3/-5, अंश धनात्मक हर ऋणात्मक, तो ये भी आएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या में 3/-5। चौथा है 0। अब आपको ध्यान है 0 के बाईं तरफ वाली ऋणात्मक होती है, 0 के दाईं तरफ वाली धनात्मक होती है, अर्थात 0 न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक। तो इसको आप बहुत ध्यान रखें कि 0
न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अर्थात जीरो को हम धनात्मक भी नहीं लेंगे और ऋणात्मक भी नहीं लेंगे, वो रहेगा हमारा बीच में। अगली देखिए 6/11, इसमें अंश भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है, इसलिए ये आएगी धनात्मक परिमेय संख्या में। फिर अगला है हमारा -2/-9, इसमें अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है, तो जिसमें अंश और हर दोनों समान चिन्ह के होते हैं, प्लस या माइनस, वो कहलाती है धनात्मक परिमेय संख्या। अगला है 15/4, तो देखिए समान चिन्ह है, अंश और हर के दोनों समान पूर्णांक है, तो ये भी आएगा हमारा धनात्मक पूर्णांक में अर्थात धनात्मक परिमेय संख्या में। अंतिम है 8वां -11/19, अंश धनात्मक नहीं है, आपके पास ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, तो ये आएगा अपने ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में। तो इस तरह से अब आप जान गए होंगे कि वो परिभाषाएं जो हमने पढ़ी, उनके उदाहरण जो हमने समझे, वो कितना इम्पोर्टेंट है कई प्रश्नों को हल करने के लिए, क्योंकि उन्हीं पर आधारित हमारे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जिनको हमने हल किया है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो शून्य होता है अर्थात जीरो होता है, वो न तो धनात्मक परिमेय संख्या होती है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो हमारा आज का परिमेय संख्याओं का ज्ञान जो हमने प्रारंभ किया है, उसका सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में हम परिमेय संख्याओं में समतुल्य परिमेय संख्याएं और उनको संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे।